नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में बीसीडीसी 172 के चैप्टर नंबर 7 की चर्चा करेंगे। आशा है इससे पहले जितने भी लेक्चर अपलोड किए गए हैं वो सारे आपको समझ में आए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर है वो है कार्य को जेंड्रीकृत करना। यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार से जेंडर के लिए कार्य निर्धारित कर दिए गए, यानी कि पुरुषों के लिए कैसे कार्य निर्धारित किए गए और स्त्रियों के लिए कैसे कार्य निर्धारित किए गए। और अगर ये कार्य निर्धारित किए गए तो सोसाइटी ने किस प्रकार से इन कार्यों को मान्यता प्रदान करी। क्या वर्तमान में इस कार्य प्रकृति में बदलाव आ रहा है, और अगर आ रहा है तो महिलाओं के समक्ष क्या चुनौतियां हैं जिसकी वजह से उनकी भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। क्या वास्तव में जो चीजें कागजों में दर्ज हैं वो चीजें वास्तव में समाज में हैं। ये चैप्टर इन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको देने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में जो शुरुआत की गई है वो शुरुआत की गई है प्रारंभिक समाज से। तो देखो, प्रारंभिक समाज को अगर आप हिस्ट्री में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा प्रारंभिक समाज कैसा था। मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति पर ही निर्भर था। स्थायी आवास, स्थानिक कृषि की खोज हुई नहीं थी। तो मनुष्य उस समय कैसा रहता था। उस समय जो मनुष्य था वो शिकार करता था, मछलियां पकड़ता था। भोजन के लिए आवश्यक कच्चे जो सामग्रियां वनों में उपलब्ध थी उन्हीं को वो इकट्ठा करता था। तो ऐसे में जो शिकार करने का काम था, मछली पकड़ने का काम था, औजारों को बनाने का काम था, ये सब धीरे-धीरे पुरुषों ने शुरू कर दिए। जबकि महिलाओं के काम में क्या आया? महिलाओं के काम में आया घर की देखभाल, खाना पकाना, खाने-पहनने की देख-रेख करना, बच्चों की देख-रेख करना। तो धीरे-धीरे कम्युनिटी जो है, वो इस तरीके से बनी शुरुआत से ही, आरंभिक समाज से ही, कि पुरुषों ने बाहरी कार्य करने शुरू करे और महिलाओं ने घरेलू। हालाँकि दोनों को ही इस कार्य के लिए कोई वेतन नहीं मिलता था। ये बात ध्यान रखना। शुरुआत में जो प्रारंभिक समाज था, मनुष्य जब पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, तो दोनों को ही, चाहे वो पुरुष हो और चाहे स्त्री हो, दोनों को ही किसी प्रकार की आय नहीं होती थी, क्योंकि आप मछली पकड़ रहे हो केवल और केवल किस लिए? खाना खाने के लिए, ना कि बेचने के लिए, क्योंकि बाजार की स्थापना नहीं हुई है। तो अगर बाजार की स्थापना नहीं हुई है, तो धन संपदा जैसी कोई संपत्ति जैसी कोई चीज भी नहीं है। अब क्या होगा? धीरे धीरे चीजें बदल जाएंगी। धीरे धीरे क्या होगा? मनुष्य पशुचारण अर्थव्यवस्था से बदलकर एक स्थायी व्यवस्था के अंतर्गत रहने लग जाएगा। यानी कि जो मनुष्य पहले खाना बदोश था, पशुचारण करता था, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे टाइम टू टाइम चेंज हो जाएँगी। अब मनुष्य कृषि का विकास करेगा, अब उसे कृषि खोजों के बारे में पता चल जाएगा, और अब मनुष्य एक स्थायी जीवन व्यतीत करेगा। तो देखो, पहले आखेट करता था, यानी कि शिकार करता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मनुष्य रहता था। लेकिन जब कृषि होगी तो कृषि की जुताई से लेकर कटाई तक में एक लंबा टाइम प्रोसेस होता है, और इस लंबे टाइम प्रोसेस में मनुष्य एक जगह रहना सीख जाएगा। जब मनुष्य एक जगह रहना सीख जाएगा, तो उसके आस-पास की एनवायरनमेंट में भी चेंज हो जाएगा। और यहीं से स्थापना होगी घर और परिवार की। अब सामाजिक संबंध बदल जाएँगे। धन संपत्ति के संचय के साथ-साथ पुरुष और महिलाओं के बीच में धीरे-धीरे क्या रिलेशनशिप बदल जाएगी। अब क्या होगा? धन संपत्ति का मतलब ये है कि जो वो उत्पादन होगा, उस उत्पादन पर किसका कंट्रोल होगा। यानी कि अगर कृषि हुई है, कृषि के बाद जो उत्पादन हुआ है, उस उत्पादन पे किसका कंट्रोल है? तो कृषि के बाद उत्पादन पर कंट्रोल था पुरुषों का। हालाँकि महिलाओं ने भी इसमें स्थिति पूरी-पूरी निभाई, उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, लेकिन जो सारे के सारे अधिकार मिले वो किसको मिल गए? पुरुषों को। तो ऐसे में घर परिवार चलाने की ज़िम्मेदारी मिल गई महिलाओं को, घरेलू श्रम करने की ज़िम्मेदारी मिल गई महिलाओं को, और उत्पादन मूल्य मिल गया किसको? पुरुष को। तो यानी कि आरंभिक समाज से धीरे-धीरे चीज़ें ऐसे परंपराओं में आती गईं। तो देखो, इकोनॉमिक्स थ्योरी के हिसाब से देखोगे, अगर आप पारंपरिक आर्थिक सिद्धांतों के हिसाब से देखोगे, तो 2 टाइप के कार्य होते थे। एक होता था आर्थिक कार्य और एक होता था घरेलू क्षेत्रों में कार्य। आर्थिक छात्र जो जितने भी आर्थिक क्षेत्र के कार्य होंगे, वो पूरी तरीके से बाज़ार पर निर्भर होंगे, मार्केट पर निर्भर होंगे। इसमें क्रेता होंगे, विक्रेता होंगे, यानी खरीदने वाला होगा, बेचने वाला होगा। ये सारी चीज़ें बाज़ार के सिस्टम पे सेट रहेंगी। ऐसे में श्रमिकों की भी ज़रूरत पड़ेगी जो बाज़ार चलाने के लिए ज़रूरी हैं। तो ऐसे में आर्थिक क्रियाएँ उन क्रियाओं को कहा जाएगा जिससे उत्पादन का एक मूल्य मिले, श्रम बेचकर आपको पैसा मिले। जबकि जो घरेलू क्षेत्र में कार्य होंगे, उसमें क्या होगा? श्रम के बदले में आपको कोई आमदनी नहीं होगी। ऐसे में जो घरेलू क्षेत्र है, वो शुरुआत से ही आर्थिक क्षेत्र से पीछे छूट गया। यानी कि जो आज आप ये देखते हो कि घरेलू कार्यों के किसी को भी पैसा नहीं मिलता है, वो सिस्टम आज से नहीं है, वो सदियों पुराना है। कि घरेलू कार्य आर्थिक क्षेत्र से पीछे छूट गया, क्योंकि आर्थिक क्षेत्र का मतलब क्या है? एक इकोनॉमी एरिया की मतलब क्या है? तो उसका मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य करोगे उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। और अगर आप कोई कार्य करो उसके बदले में आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप वो कार्य करोगे ही नहीं। ऐसा क्या है? ये आर्थिक नियम है। और कार्य की अगर हम बात करें तो कार्य को हम एक ऐसी ऊर्जा के रूप में देखते हैं, एक ऐसी गतिविधि के रूप में देखते हैं,
जिसके बदले में हमें क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है, वेतन मिलती है या आय मिलती है। अगर बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी वेतन के, बिना इस किसी आय के कोई कार्य संपन्न किया जा रहा है, तो वो कार्य आर्थिक क्रिया में नहीं आएगा। अब देखो, जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मैक्सिमम प्रॉफिट के सिद्धांत पर चलती है। और पूंजीवादी जो व्यवस्था है, इसने महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ एक सस्ते श्रम के रूप में ढूंढा। यानी कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई, कारखाना व्यवस्था शुरू हुई, मशीनों से निर्माण बनना शुरू हुआ, तो मशीनों से जब निर्माण शुरू हुआ, तो बड़े पैमाने पर महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से देखा गया कि आप उनसे काम करवा लो जब मर्जी तब, और उसके बाद उन्हें हटा दो जब मर्जी तब। वो ना क्रांति कर सकती है, ना आवाज उठा सकती है, ना अपने अधिकारों की बात करेंगी। इवन पुरुषों की तुलना में उन्हें कम वेतन दे दो तो भी चलेगा। तो पूंजीवादी सिस्टम ने, जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट का सिद्धांत होता है, इस सिद्धांत ने क्या करा, इस सिद्धांत ने ये करा कि बड़े पैमाने पर महिलाओं को सस्ते श्रमिक के रूप में देखा। वो महिलाओं को श्रम की एक ऐसी फौज के रूप में देखता था जिसका श्रम के अभाव की दिशा में कभी भी हटा दिया जाए और कभी भी उन्हें रख लिया जाए। दोनों विश्व युद्ध के दौरान भी हमने यही देखा है कि विश्व युद्ध में जब पुरुष सेना के रूप में काम कर रहे थे, सेना में उनकी भर्ती हो रही थी, वो बड़े पैमाने पर सरहदों पर लड़ रहे थे, तो ऐसे में फैक्ट्रियों में जब जगह खाली हुई, कारखानों में जो जगह खाली हुई, उसमें महिलाओं को रख दिया गया। और जब पुरुष वापस आए तो महिलाओं को फिर से रोजगार से हटा दिया गया। तो महिलाओं को हमेशा से एक सस्ते श्रम के भंडार के रूप में देखा जा रहा था। ये बात मैं भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की कर रहा हूँ यहाँ पर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मत सोचो कि भारत में ही सिर्फ महिलाओं के साथ ज्यादती हुई है। पूरे विश्व में जो बड़े बड़े देश आज अपने आप को दिखाते हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, हर जगह महिलाओं का शोषण हुआ है। तो ऐसा आप मत सोचो कि वेस्टर्न फिलॉसफी बहुत अच्छी है। वेस्टर्न फिलॉसफी ने तो बड़े पैमाने पर पूरे विश्व का शोषण किया है। तो पूरा का पूरी आप हिस्ट्री देखोगे तो पूंजीवादी जो समाज है, ये श्रम की आपूर्ति में लगातार परिवर्तन करता रहा है। और महिला श्रमिकों की अगर बात की जाए, तो इन्हें गैर भुगतान वाली गतिविधियों में रखा गया है, खासतौर पर विकासशील देशों में। खाना पकाना, साफ सफाई करना, अन्य घरेलू कामकाज, बच्चों की देखभाल करना, बीमार और वृद्ध लोगों का इलाज करना, देखभाल करना, इस सारे काम को महिलाओं की जिम्मेदारी के रूप में सौंपा गया है। और ये सिस्टम एक तरीके से पूरी की पूरी सोसाइटी में चल रहा है। इवन इतना ही नहीं, गरीब परिवार की महिलाओं को काम करने की आज़ादी सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि वो चंद पैसे कमा के अपने परिवार की जो आय है उसे बढ़ा सके। यानी कि गरीब परिवार की महिलाओं को काम करना जो है वो उनकी मजबूरी है, वो उनको स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और वो काम भी जो कर रही है वो इस टाइप के काम कर रही है कि घरेलू नौकर के रूप में वो कार्य कर रही है, जिसके बदले में उन्हें इतना कम भुगतान दिया जाता है कि बस वो अपना रोजमर्रा का पेट चला पाती है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ये तो बात हो गई इतिहास के पन्नों में। अब बात ये आती है कि समकालीन विमर्श क्या है, कि वर्तमान में चर्चा का मुद्दा क्या है। तो वर्तमान में चर्चा का मुद्दा, सबसे पहली बात यह है कि समय समय पर बहुत सारी नारीवादी आए हैं और इन नारीवादियों ने महिलाओं के अधिकारों की डिमांड उठाई है। इन्होंने सबसे पहले क्या करा है, इन्होंने सबसे पहले कार्यों को दो भागों में बांटा है कि उत्पादक कार्य कौन से होंगे और पुनरुत्पादक कार्य कौन से होंगे। चैप्टर में हम ये पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से कुछ कामों को जेंडरीकृत कर दिया गया, यानी कुछ कामों को महिलाओं के लिए निर्धारित कर दिया गया और कुछ काम को पुरुषों के लिए निर्धारित कर दिया गया। लेकिन ये कहाँ से शुरुआत होती है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी भाई, आरंभिक समाज से। ये बात ध्यान रखना, इतना हमने अब तक पढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था में एक उत्पादक कार्य होते हैं और एक होते हैं पुनरुत्पादक कार्य। तो कह रहा है जितने भी गैर भुगतान वाले आर्थिक कार्य हैं, इनकी डिमांड उठानी शुरू हुई 1970 के बाद। तो 1970 के बाद मुद्दा ये उठा कि डेनमार्क की एक अर्थशास्त्री थी जिनका नाम था एस्टर बॉसरूप। इन्होंने एक किताब लिखी कि विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इस किताब में इन्होंने कहा कि किस प्रकार से कृषि मूलक अर्थव्यवस्था में महिलाएं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। यानी कि जिन देशों की अर्थव्यवस्था या जिस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंडेबल है, कृषि पर निर्भर है, कृषि पर आश्रित है, वहां पर महिलाएं कितना ज्यादा श्रम में योगदान दे रही हैं। लेकिन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा जो महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अफ्रीका का एक क्षेत्र है उप सहारा। तो अफ्रीका के उप सहारा क्षेत्र में आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर जो महिलाएं हैं, ये कृषि प्रणाली में कार्य कर रही हैं। और जो यहाँ की कृषि परंपरा है वो हो परंपरा है, जिसमें महिलाएं पूरी पूरी भूमिका अदा करेगी और पुरुष कार्य नहीं करता, फिर भी संपत्ति पर जो स्वामित्व है वो पुरुषों का ही है। ऐसे में महिलाएं जो है वो जरूरतमंद लाभार्थियों के रूप में रह जाती हैं। वर्तमान नारीवाद की अगर आप बात करोगे, तो वर्तमान नारीवाद में जो सबसे बड़े मुद्दे हैं वो एक मुद्दे ये हैं कि घर परिवार में जो गैर भुगतान वाले कामकाज हैं, ये अधिकांश हिस्से में महिलाएं ही करती हैं। जैसे परिवार के लिए भोजन पकाना, घर की साफ सफाई करना, जल इकट्ठा लाना, बाहर से ईंधन इकट्ठा करना, इसके अलावा बच्चे बूढ़ों की देखभाल करना, बीमार पारिवारिक सदस्यों की देखभाल करना। भारत की बात की जाए तो भारत में जो गैर भुगतान वाले कार्य पुरुष करते हैं, उसका लगभग 10 गुना अधिक कार्य महिलाएं करती हैं। यानी कि जितना कार्य पुरुष करते हैं जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता, उससे 10 गुना कार्य महिलाएं करती हैं जिसके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिलता। गैर भुगतान वाले जो कार्य हैं उसका 75% हिस्सा लगभग लगभग घरेलू कामकाज वाला है, जिसमें साफ सफाई है, स्वच्छता है, खाना पकाना है, साफ सुथरे स्रोत हैं, जो बेसिक हमारी नीड्स है वो कंप्लीट करना।
इवन अन्य देशों की बात करोगे आप, चाइना की बात करोगे, बांग्लादेश की बात करोगे, तो यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाएँ 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा कार्य करती हैं। यानी कि भारत में जो महिलाएँ पुरुषों की तुलना में 10 गुना ज़्यादा कार्य करती हैं गैर भुगतान वाले। वहीं चाइना की बात करोगे आप, बांग्लादेश की बात करोगे, तो वहाँ पर 3 से 4 गुना करती हैं। तो देखो मुद्दा ये तो उठ रहा है कि महिलाएँ जो हैं या पुरुष भी जो हैं, ऐसे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें भुगतान नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ से प्रश्न ये भी उठना चाहिए कि भुगतान करेगा कौन? यानी कि मान लीजिए एक परिवार है, जिसमें एक पुरुष है और उसकी एक पत्नी है और 3 बच्चे हैं और तीनों ही स्त्रियाँ हैं। अब मान लो तीनों लड़कियाँ और वो स्त्री कार्य कर रही है, वो घरेलू कार्य कर रहे हैं और वो पुरुष बाहर से कमा कर लेकर आ रहा है। तो वो पुरुष अगर बाहर से कमा कर लेकर आ रहा है तो बात ये आती है कि वो भुगतान अगर उन 4 महिलाओं को करता है, तो सारा भुगतान उन 4 महिलाओं को करता है तो फिर घर कैसे चलेगा? मुद्दा ये भी तो उठ रहा है। तो मुद्दा ये तो उठाया जाता है कि भुगतान होना चाहिए, लेकिन मुद्दा ये नहीं उठता कि भुगतान कौन करेगा? क्या एक पिता करेगा या एक पति करेगा या एक भाई करेगा? और अगर भुगतान वो करेगा, तो फिर वैसे भी वो सारी संपत्ति घर में ही तो दे रहा है। वो सारी-सारी तनख्वाह घर में ही तो दे रहा है, जिसके माध्यम से वो घर परिवार चल रहा है। तो ऐसे में हर कार्य का भुगतान एक तरीके से देखा जाए तो हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि जब हम एक तरफ से मुद्दा उठाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। इसलिए नारीवादियों की आलोचना भी होगी। इसलिए सोसाइटी में हर एक चीज़ें फॉलो नहीं होंगी। तो यानी कि एक तरीके से आप देखोगे तो महिलाओं को या बहुत सारे लोगों को घरेलू श्रम का पैसा नहीं मिल पाता है। लेकिन मुद्दा ये भी उठना चाहिए कि घरेलू श्रम का पैसा देगा कौन? क्योंकि जिस काम से प्रॉफ़िट होगा, जिस काम से आमदनी आएगी, जिस काम से धन आएगा, उसी से तो आप पैसा दोगे। अगर आप एक फैक्ट्री में काम कर रहे हो, एक व्यावसायिक कंपनी में काम कर रहे हो, तो कंपनी प्रॉफ़िट अर्जित कर रही है तब सैलरी दे रही है। अगर उस कंपनी को भी प्रॉफ़िट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? वो भी सैलरी देना बंद कर देगी। तो सन 2015 की कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर कुछ डाटा जो आपको बता रहे हैं। तो सन 2015 में वैश्विक श्रम सहभागिता दर महिलाओं के लिए 50% थी। यानी कि पूरे विश्व में जितनी भी महिलाएँ काम जितना भी कार्य हो रहा है, उसमें 50% महिलाएँ कार्य कर रही हैं। जबकि पुरुष 77% कार्य कर रहे हैं, जितने भी पुरुष हैं। तो श्रम बल और रोजगार में महिलाओं की जो सहभागिता है, वो कम हो रही है। उसका कारण ये है कि उनके पास अतिरिक्त ज़िम्मेदारियाँ और उन ज़िम्मेदारियों के निभाने की वजह से महिलाएँ श्रम में उतना कार्य नहीं दे पा रही, उतना परसेंटेज नहीं दे पा रही हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट ये बताती है कि विश्व कामकाज का 52% जो हिस्सा है वो महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, जबकि पुरुष जो है वो 48% हिस्से को ही कर रहा है। इसके अलावा महिलाएं जो कार्य कर रही हैं, जो अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका निभा रही हैं, जो बाहर जाके वर्क कर रही हैं, वो अपने कार्य का घर पे भी कार्य कर रही हैं। ऐसे में उनके पास कार्य का बोझ जो है वो दुगना हो जाता है। ऐसे में जो गैर भुगतान वाला जो कार्य है वो उन्हें करना ही पड़ता है, चाहे भले ही वो भुगतान वाला कार्य कर रही हों। यानी कि जो महिलाएं नौकरी कर रही हैं, उन्हें भी घर पर कार्य करना ही पड़ता है। भुगतान वाले कार्य की बात की जाए तो टोटल कार्य 59% होता है, जिसमें पुरुषों का हिस्सा 38% है, जबकि महिलाओं का हिस्सा 21% है। यानी कि यहाँ पर भी जो पुरुषों की भागीदारी है वो महिलाओं से दुगनी है। गैर भुगतान वाले कार्य जो है वो 41% है, जिसमें 30% महिलाएं कार्य कर रही हैं और 10% पुरुष कर रहे हैं। यानी कि जिन कार्यों के लिए कोई वेतन नहीं मिलता उसमें 10% पुरुष कर रहे हैं और 30% कौन कर रही है? महिलाएं कर रही हैं। यहाँ पर चित्र 1 को डिस्क्राइब किया गया है। तो देखो कुल मिलाकर यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इतनी सी बात है कि कुछ कार्य शुरुआत से पुरुषों के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं और कुछ कार्य महिलाओं के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। और अगर महिलाओं को कुछ कार्य दिए भी गए हैं वर्तमान में, तो उसमें क्या हुआ है कि मैनेजमेंट वाले कार्य नहीं दिए गए हैं, उच्च आय वाले कार्य नहीं दिए गए हैं। महिलाओं को अगर कार्य दिया गया है तो क्लर्क का कार्य दे दिया गया, सेवा प्रदान करने वाला कार्य दे दिया गया, दुकान पर मिलने वाले छोटे मोटे काम दे दिए गए, सेल्स के काम दे दिए गए, जहाँ पर महिलाओं को एक उपभोग की वस्तु माना जा रहा है। ऐसे में जब महिलाएं देखभाल वाले कार्य करती हैं, जिसके लिए उन्हें वेतन मिल भी रहा हो, तो ऐसे में क्या होता है वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, अपने करियर से वंचित हो जाती हैं। हमने देखा है कि यहाँ पर आंकड़े बताए जाएँगे कि भारत में बहुत सारी जो महिलाएँ हैं वो 15 वर्ष की उम्र से ही कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो अगर एक 15 वर्ष की महिला कार्य कर रही है तो आप ये मान के चलो उसकी बेसिक एजुकेशन कितनी होगी? तो कहीं न कहीं अगर एजुकेशन का लेवल नहीं होगा तो महिलाओं को वो कार्य नहीं मिल पाता है। और वर्तमान में यही चुनौती है कि बड़े-बड़े पदों के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो महिलाओं को मिल ही नहीं पा रही है, क्योंकि जो महिलाएँ एजुकेशन सबसे पहले महिलाओं को जब आप एजुकेशन दोगे ही नहीं, तो महिलाएँ उच्च पदों पर पहुँचेंगी कैसे? क्योंकि उच्च पदों के लिए क्वालिफ़िकेशन आपने सेट कर दी है, लेकिन वो क्वालिफ़ाइड महिलाएँ नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से आज भी उच्च पदों पर बहुत सारे पद खाली हैं, जो महिलाओं के होने चाहिए। तीसरे विश्व यानी कि छोटे-छोटे देशों की बात करोगे तो हालिया जितने भी रिसर्च हुए हैं, उसने ये बताया कि किस प्रकार से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भारत में आंध्र प्रदेश में एक फीता बनाने वाली कंपनी है। अभी जो फीता वाला बनाने वाली कंपनी है ये केवल महिलाओं को रखती है और महिलाएँ बहुत सारे फीते यहाँ पर बनाती हैं। लेकिन जो रिसर्च करके ये पता चला है, शोध करके ये पता चला है कि इन महिलाओं का जो वेतन है कृषि महिला की तुलना में
बहुत कम वेतन है इसका। यानी कि कृषि समाज में जो महिलाएँ काम कर रही हैं, वो भी इनसे ज़्यादा वेतन कमा ले रही हैं। और जबकि ये छोटा-मोटा उद्योग नहीं है फीते वाला, ये एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग है और बड़े पैमाने पर ये प्रॉफ़िट अर्जित करता है। लेकिन फिर भी ये अपने महिलाओं को इतनी कम सैलरी देता है और महिलाओं को मजबूरी में काम करना ही पड़ता है। जबकि वो 6 से 8 घंटे वहाँ पर काम कर रही हैं और उसके बाद घरों में भी काम कर रही हैं। वर्तमान में जो अर्थव्यवस्थाएँ चेंज हुई हैं, उसमें भुगतान करने वाले देखभाल संबंधी कार्य बढ़े हैं। विश्व के स्तर पर यह माना गया है कि 15 वर्ष और इससे अधिक उम्र के 5.3 करोड़ लोग भुगतान वाले घरेलू कार्यों में लगे हुए हैं। यानी कि अब घरेलू कार्यों के लिए भी परिश्रमिक दिया जा रहा है, यानी कि वेतन दिया जा रहा है। जैसे कि बहुत सारी जो पुरुष और महिलाएं जिस घर में कार्य कर रहे हैं, उसमें क्या है कि नौकरों के रूप में, बच्चों की देखभाल के रूप में अलग से महिलाओं को रखा जाता है। और इन घरेलू काम करने वाली महिलाओं में ज़्यादातर विस्थापित श्रमिक हैं। देखभाल करने वाले कामों की एक वैश्विक श्रृंखला आज उभर चुकी है। लेकिन घरेलू कामकाज संभालने वाली जो ये महिलाएं हैं, ये महिला जो श्रमिक हैं, इनके साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं भी आ रही हैं। इन्हें कम मजदूरी जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। कार्य की खराब दशाएं हैं, चिकित्सीय सहायता नहीं मिल पा रही है और शारीरिक और यौनिक रूप से इनका शोषण भी किया जा रहा है। ऐसी खबरें भी पर डे आती रहती है। यानी कि घरों में जो महिलाओं को काम मिल रहा है, वो सिक्योर नहीं है। एक तरीके से काम तो मिल रहा है, बट उतना ही ज़्यादा उनका शोषण भी किया जा रहा है। ऐसे दिन भर रोज़ खबरें आती रहती हैं। तो यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं, कार्य से क्या तात्पर्य है? महिलाओं की आरक्षित फ़ौज कौन है और क्यों? तो देखो, कार्य का मतलब क्या है? 2 प्रकार के कार्य होंगे। एक कार्य होंगे भुगतान वाले और एक होंगे गैर भुगतान वाले। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताओगे। और महिलाओं की आरक्षित फ़ौज क्या बताओगे आप? तो महिलाओं की आरक्षित फ़ौज को ये पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था ने देखा है। पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के हिसाब से जब भी श्रमिकों की कमी हो तो महिलाओं को रख लो और जब श्रमिक ज़्यादा हो जाए तो महिलाओं को हटा दो। जैसे कि दोनों विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, जब पुरुष सारे सेना में चले गए थे, जब सारे पुरुष युद्ध में भूमिका निभा रहे थे, तो महिलाओं को कारखानों में रख लिया गया और उन्हें वेतन भी कम दिया जाता है और जब मर्जी तब अपने हिसाब से काम भी करवा लिया जाता है। ये चीज़ क्या कहलाती है? महिलाओं की आरक्षित फौज। और उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्य से आप क्या समझते हो? उत्पादक और पुनरुत्पादक कार्य का मतलब ये है कि जो महिलाएं घरेलू श्रमिक थीं, घरेलू में कार्य कर रही थी, जिसके लिए उन्हें वेतन नहीं मिल रहा था, अब उन्हें वेतन मिलना चाहिए। तो ये कार्य जो होंगे, जब अगर इसके लिए वेतन मिलेगा तो ये पुनरुत्पादक कार्य हो जाएंगे। तो आई होप से इन प्रश्नों का कोई कोई भी प्रश्न आया तो इसका उत्तर देने में आप सक्षम हैं। अब बात ये आती है कि वर्तमान में कार्य के लिए किन स्टैंडर्ड्स का यूज़ किया जाता है? वर्तमान में कार्य के लिए किन मानकों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, जीवन निर्वाह के लिए इतना तो पक्का पता है, कार्य करना ही पड़ेगा। अब ऐसे में बड़े पैमाने पर बहुत सारी संस्थाएं 1950 के दशक में, 1960 के दशक में कार्य कर रही थी, जो कि ये देख रही थी कि महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी कितनी है। 1970 में एक किताब आती है एस्टर बॉसरूप की। इस किताब में आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका क्या है, विमेंस रोल्स इन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट में ये बात की गई कि जो छोटे छोटे देश हैं, एशिया अफ्रीका के जो देश हैं, यहाँ की जो इकोनॉमी है, यहाँ की इकोनॉमी में महिलाओं की क्या भूमिका है? महिलाएं अगर कार्य कर रही हैं तो कौन सी गतिविधियां कर रही हैं? 1970 के दशक में एक और किताब आई एन ऑकले की। तो इन किताबों के माध्यम से वो मुद्दे उठाए गए जो समाज में मौजूद थे कि किस प्रकार से महिलाओं की भूमिका एक इकोनॉमिक सेक्टर में हो सकती है, अगर बशर्ते उस और गवर्नमेंट और समाज दोनों काम करें। इवन 1993 में यूएनओ ने भी क्या करा, यूएनओ ने भी ये कहा कि जो गैर भुगतान वाली गतिविधियां हैं, इन्हें भी आर्थिक कार्य मानना चाहिए और इसके लिए भी भुगतान मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें कागजों में तो आ गई, लेकिन वर्तमान में भी ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में कैसे श्रम बल सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए और अर्थव्यवस्था में जो जेंडर अंतराल है, इसको कम कैसे किया जाए? जेंडर अंतराल का मतलब ये है कि पुरुषों को तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा काम है और महिलाओं के लिए कम काम है। तो ऐसे में इस जेंडर को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? ऐसे कुछ सुझाव भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो चीज़ों को देखो ध्यान से समझना। कई बार बच्चा ना लपेटा मार आंसर करने की कोशिश करता है। तो देखो, लपेटा मार आंसर अगर आप करोगे तो आप पास तो हो जाओगे। लेकिन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें यहाँ से बहुत सारे वर्ड्स मिलने वाले हैं। तो जब आप ऐसे कंपटीशन करते हो, ऐसे लिखते हो, तो ऐसे लिखते वक्त जो आप लपेटा मारते हो, आपके पास डाटा नहीं होते हैं। तो ये पूरी की पूरी किताब को पढ़ने के बाद ना आपको इतने सारे वर्ड मिल जाएंगे, इतनी सारी थ्योरी मिल जाएंगी कि अगर आप कोई ऐसे लिखते हो या ऐसे कंपटीशन में भाग लेते हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, तो वहाँ पर आपको थ्योरी लिखनी ना बहुत आसान हो जाएगी। तो ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जो बड़े बड़े एग्जामों में काम आता है। देखो भाई, तो देखो, श्रम बल सहभागिता की जब हम बात करते हैं, तो जेंडर असमानता हर जगह दिख रही है और एक ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। नौकरियों में देख लो, उत्पादकता में देख लो, विश्व की जीडीपी में देख लो, असमानता में, इसके असमानता के बहुत बड़े व्यापक असर हैं। यानी कि नौकरियों में देख लो आप, जीडीपी में योगदान देख लो आप, उत्पादकता में देख लो, तो हर जगह पुरुषों का जो बहुमत है और महिलाएं अल्पमत में हैं।
समाज में अगर हम जेंडर अंतराल की बात करते हैं, तो बिना महिलाओं को आर्थिक क्षमता प्रदान करे, इस जेंडर अंतराल को आप कमी नहीं कर सकते। अगर जीडीपी में महिलाओं का योगदान देखोगे, तो आज 37% है। और भारत की बात करोगे तो ये तो और भी बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि विश्व की जीडीपी में, जीडीपी का मतलब क्या होता है भाई? जीडीपी का मतलब जो बच्चे इकोनॉमिक्स से पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा, जीडीपी का मतलब होता है कि एक वर्ष भर में जितनी भी वस्तुएं और जो सेवाएं हैं उनका कुल मौद्रिक मूल्य कितना है। तो एक तरीके से ये नेशनल इनकम निकाली जा रही है, और तो पूरे विश्व की अगर आप जीडीपी देखोगे तो 37% महिलाओं का योगदान है। लेकिन भारत की बात करोगे तो भारत में तो और भी ज़्यादा कम है। इवन दुनिया में जितने भी पिछड़े हुए देश हैं वहाँ पर महिलाओं का योगदान बहुत ही कम है। उसका रीज़न ये है कि भारत में जो पुरुष है या फिर अन्य देशों में जो पुरुष हैं, उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था में भुगतान वाले कार्य में हिस्सा लिया है, जबकि महिलाओं ने हिस्सा नहीं लिया है। महिलाओं को शुरुआत से ही पारंपरिक भूमिका में रखा गया। अगर ये महिलाएं भी हिस्सा लेती तो आज शायद हमारे देश की अर्थव्यवस्था और जितने भी पिछड़े हुए देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था शायद बहुत ज़्यादा आगे होती। तो ये जो अंतराल है ये महिलाओं की उत्पादकता पर असर डालते हैं। पुरुषों के साथ बराबरी के स्तर पर आकर श्रम बाजार में अगर उन्हें सहभागी बनना है तो महिलाओं के सामने बहुत सारी क्या है दिक्कतें हैं। जैसे कि उनके कुछ जैविक दिखते हैं, उनके कुछ शारीरिक दिखते हैं, जो कि आप समझ सकते हैं। महिलाओं की आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि उनके कार्यक्षेत्र और सामाजिक क्षेत्रों को बढ़ावा दिया जाए। इतना ही नहीं, जो एजुकेशन जैसे जो सेक्टर है पहले महिलाओं को वहाँ पर भूमिका को बढ़ाया जाए, ताकि महिलाएं इस योग्य हो सकें कि अगर कहीं पर कोई वैकेंसीज है, अगर कहीं पर कोई पद है, तो उस पद के लिए वो दावेदारी कर सकें। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं एजुकेटेड ही नहीं है, तो ऐसे में कोई अगर पद होता है तो वो उस पद के लिए दावेदारी नहीं कर पाती हैं। ग्रामीण इलाकों की अगर बात करोगे आप, जैसे कि एनएसएसओ के सर्वे बताते हैं हमें, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय जो है, ये हर साल ना सर्वे करवाता है और आंकड़े प्रदर्शित करता है। इसके आंकड़ों के हिसाब से अगर आप देखोगे तो श्रम की प्रतिभागिता दर जो है वो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं की सिर्फ 21 और 36% ही है, जबकि पुरुष 76 और 81% कार्य करते हैं। ग्रामीण इलाकों की बात करोगे तो महिलाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मिल रहा है, 75% लगभग, लेकिन इसमें भी बड़े पैमाने पर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्हें एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी भूमिका दोहरी हो जा रही है। वो घर में भी कार्य कर रही हैं और खेतों में भी कार्य कर रही हैं। जो पुरुष हैं वो बड़े-बड़े उद्योगों के स्वामी हैं, वो शहरों में जाकर क्या कर रहे हैं, पलायन कर जा रहे हैं। जबकि महिलाओं की अगर बात करोगे तो शहरों में महिलाएँ रह रही हैं, इन्हें तब भी उतने बड़े-बड़े उद्योग की मालकिन बनने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। यानी कि पुरुषों की अगर बात करोगे तो बड़े-बड़े उद्योग के मालिक हैं, जबकि महिलाएँ सिर्फ छोटे-छोटे उद्योग की मालकिन बनने की संभावना होती है, वो भी बहुत कम। तो ऐसे में जो स्वरोजगार अधिकांश जो महिला है वो घर आधारित श्रमिक होती है, यानी कि कोई महिला अगर छोटी मोटी फैक्ट्री चला भी रही है तो उसकी फैक्ट्री कैसे होगी, कोई सिलाई जैसे कार्य होंगे, पुष्प उत्पादन से संबंधित कार्य होंगे, यानी कि वो जो कार्य कर रही है वो भी घरेलू कर रही है। इक्का दुक्का महिलाओं को अगर छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि महिलाओं की भूमिका कितनी ज्यादा सीमित है। 2014 के अगर आंकड़े देखोगे आप, वैश्विक जेंडर अंतराल रिपोर्ट के, तो इससे आपको पता चलेगा कि समान काम के लिए महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता है। एनएसएसओ के आंकड़े आगे चलकर देखोगे तो आपको पता चलेगा भारत में तो मजदूरी बहुत कम मिलती है, पुरुषों के मुकाबले 30% मजदूरी कम मिलती है। किसको? महिलाओं को। यानी कि एक ही काम है, लेकिन वेतन क्या है, दोनों को कम ज्यादा हिस्सा दिया जा रहा है, यानी कि पुरुषों को ज्यादा दिया जा रहा है और महिलाओं को कम। ये माना जा रहा है कि महिलाओं की जो श्रम क्षमता है वो कम है, इसलिए उनको सैलरी कम दी जा रही है, जबकि पुरुष की श्रम क्षमता ज्यादा है, इसलिए उसको सैलरी ज्यादा दी जा रही है। अगर आप तृतीय क्षेत्रों में देखोगे, सेवा सेक्टर में देखोगे, तो जो जैसे आईएएस, आईपीएस, शिक्षा, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, इन सब में जो महिलाएं हैं वो केवल 7% है। तृतीयक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में से केवल 7% महिलाएं ही वरिष्ठ अधिकारी जैसी नौकरियों पर हैं, जबकि पुरुषों के मामले में ये 14% है। इतना ही नहीं, जो टेक्नीशियन वाले जो पद हैं उसमें महिलाओं का हिस्सा केवल और केवल 38% है। भारत में कंपनियों का जो बोर्ड होता है, मंडल जो होता है, उसमें महिलाओं का हिस्सा केवल और केवल 5% है। यानी कि देश में जो सूचीबद्ध 9000 कंपनियां हैं उनमें से 400 महिलाएं ऐसी हैं जो बोर्ड की सदस्य हैं। जिससे पता चलता है कि जितने भी उच्च पद हैं उस पर महिलाओं की भूमिका अभी तक नहीं बढ़ पाई है, जबकि हम 21st सेंचुरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। 2014 की बात की जाए तो 2014 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, जो कि एक संस्था है, इस संस्था ने निर्देश जारी किया कि अक्टूबर माह तक हर एक कंपनी अपने बोर्ड में कम से कम एक महिला सदस्यों को तो रखेगी रखेगी। लेकिन 2015 में आंकड़े देखे गए तो 200 से अधिक कंपनी ऐसी थी जिन्होंने सेबी के निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणाम ये रहा कि सेबी ने क्या करा, इन सभी के ऊपर जुर्माना लगा दिया कि ये अपने कार्यों को पूरा करें, ये महिलाओं को उस हिसाब से अपॉर्चुनिटीज दें, ताकि महिलाएं भी उन अपॉर्चुनिटीज को क्या करके फॉलो कर पाएं। तो ऐसे में ये आंकड़े कुल मिलाकर सारे हमें ये बताते हैं कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि महिलाएं जो है वो उस पद के लिए दावेदारी कर ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था जो है
उसने इस प्रकार से मामले को सेटअप कर दिया है कि कुछ कार्य कुछ जेंडर के लिए और कुछ कार्य कुछ जेंडर के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। तो ऐसे में नौकरियों की संख्या कम है, बेरोज़गारी की दर बहुत ज़्यादा है। ऐसे में महिलाओं को अगर रोज़गार देने की बात की जाती है, तो उसकी तुलना में पुरुषों को रोज़गार देना ज़्यादा प्रभावी रूप से माना जाता है इस सोसाइटी में। तो ऐसे में बात ये आती है, जो ये जेंडर भेदभाव हो रहा है, ये जो हिंसा हो रही है, ये किस प्रकार की हिंसा हो रही है? कार्यस्थल पर आखिर क्यों आज भी समाज ये सोच रहा है कि हम महिलाओं को ना भेजें? और इन समस्याओं को पार पाने के लिए क्या-क्या चीज़ें की जा सकती है? ये चैप्टर का अंतिम पैराग्राफ होगा। तो देखो, धमकियाँ दी जाती हैं, शारीरिक या मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किए जाते हैं कार्यस्थल पर, ये सब हिंसा में आते हैं और ये सब वर्तमान में चिंता का विषय हैं। यौन उत्पीड़न का अपराध तो आज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और इसमें क्या होता है, बड़े-बड़े जो नियोक्ता होते हैं, कर्मचारी होते हैं, ठेकेदार होते हैं, ग्राहक होते हैं, लोगों को नौकरी दिलवाने का झांसा देके बड़े पैमाने पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। अपराध का जो ये कार्य है बहुत बारीकी स्तर पर हो रहा है, सूक्ष्म रूप से हो रहा है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से भी हो सकता है, कई बार ये इरादों से भी होता है और कई बार बिना इरादों के भी हो जाता है। तो उत्पीड़न का प्रकार कुछ भी हो सकता है, कई बार ये मानसिक भी हो सकता है और कई बार शारीरिक भी हो सकता है। कई बार सत्ता या हैसियत के हिसाब से भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये उत्पीड़न सिर्फ महिलाओं का नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे तो पुरुषों का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की चीज़ें थोपी जा रही हैं, जिसकी वजह से मानसिक अवसाद यानी कि मेंटली डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। सेम कार्य महिलाओं का है, महिलाओं के साथ समस्याएँ और भी ज़्यादा हैं। उनके साथ क्या है कि छेड़छाड़ जैसी जो समस्याएँ हैं, उनका जो शारीरिक उत्पीड़न है, ये आज वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। आज के टाइम पे जो युवा लड़कियां ये काम खोजने का प्रयास करती रहती हैं, ऐसे में लड़कियों को काम दिलाने का झांसा दिया जाता है या नौकरी में भर्ती कराने के नाम पर उनका यौन उत्पीड़न करना बहुत आसान सी बात हो चुकी है। यौन उत्पीड़न की ये बात यही नहीं रुकती है, इसमें शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में जो कार्य कर रही महिलाएं हैं, यानी कि एजुकेशन सेक्टर में भी जो महिलाएं काम कर रही हैं, घरेलू महिलाएं भी जो काम कर रही हैं, विस्थापित जो मजदूर काम कर रहे हैं, एवं नौकरी की जो अल्प सुरक्षा वाली जो मजदूर महिलाएं ये जो काम कर रही हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, जबकि इनकी निगरानी में जो होते हैं वो पुरुष कम होते हैं। ऐसे में इन पुरुषों द्वारा इन महिलाओं का शोषण बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध जो हिंसा हो रही है, उसका अन्य रूप एक मानव अवैध व्यापार भी है। बड़े पैमाने पर महिलाओं की तस्करी की जा रही है। 118 देशों में सन 2007 से लेकर 10 के जो आंकड़े थे, वो ये बताते हैं किस प्रकार से अवैध व्यापार किया जा रहा है। लगभग 55 से 60% महिलाएं हैं जो इस व्यापार का शिकार हो रही हैं। इनमें से बड़े पैमाने पर या तो इनका अवैध व्यापार किया जा रहा है या फिर यौन शोषण किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर इनसे बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है। विकासशील देशों की बात किया है तो बड़े पैमाने पर जो विस्थापित महिलाएं हैं, इन महिलाओं का बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। अगर घरेलू श्रमिक के रूप में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं तो इन्हें सप्ताह में छुट्टी भी नहीं दी जाती है। 18-18 घंटों तक लंबे लंबे कार्य करवाए इनसे जाते हैं। कार्य की दशाएं बहुत खराब होती है, श्रमिकों को भरपेट भोजन भी नहीं मिल पाता है, चिकित्सा सुविधाएं नहीं हो पाती है। अल्प आयु में बहुत सारी स्त्रियां मर जाती हैं, उनके साथ शारीरिक और यौनिक अत्याचार भी किए जाते हैं। और ये जो अत्याचार हैं, ये नियोक्ता द्वारा करे जाते हैं। ऐसे महिलाएं इनके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाती हैं, उसका रीज़न ये है, फिर इन्हें नौकरी से जाने का खतरा होता है और नई जगह इन्हें नौकरी नहीं मिलती है। तो इसी वजह से ये आवाज़ भी नहीं उठाती हैं, क्योंकि इन्हें अपने परिवार को सहारा देने के लिए काम करने की ज़रूरत होती है। जैसा कि एक बॉक्स है, कुछ केस स्टडीज़ में बताई गई है कि किस प्रकार से महिलाओं को शोषित किया जाता है। तो देखो, निर्धनता और सीमित शिक्षा की वजह से महिलाओं को श्रम बाजार में कच्ची उम्र में प्रवेश करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें आमदनी इकट्ठी करने के लिए यौन कार्यों में धकेल दिया जाता है, क्योंकि अच्छी आय जो है वो इन सभी कार्यों में उन्हें मिल जाती है, इसी वजह से वो इन कार्यों को कर भी लेती हैं, ऐसा सर्वे बताते हैं। कार्य के लिए जब पुरुष यहाँ वहाँ जाते हैं तो उनकी पत्नियों से उम्मीद की जाती है कि वो भी घर के भी कार्य करें और बाहर के भी कार्य करें। अगर हम जर्नलिज्म के क्षेत्र को देखें, पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें, तो हमें एक आध महिला तो बहुत आगे बढ़ी हुई दिखाई जाती है, लेकिन हजारों लाखों महिलाएं ऐसी हैं जो पर्दे के पीछे कार्य कर रही हैं, जिनकी जो क्षमताएं हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन स्थितियां बद से बदतर हैं। बड़े बड़े महानगरों में अनेक श्रमिकों के पास सिर्फ और सिर्फ यही है कि बहुत सारे लोग गाँव में भुखमरी की मार झेल रहे हैं और जब शहरों में वो कार्य करने आ रहे हो तो उनका बड़े पैमाने पर शोषण किया जा रहा है। बीपीओ इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे तो बीपीओ इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर महिलाएं कार्य कर रही हैं, लेकिन इन महिलाओं का बड़े पैमाने पर शोषण भी हो रहा है। लगातार कार्य करने की वजह से इनकी आंखों की जो मांसपेशियां वो खराब हो जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन्हें अनेक समस्याएं भी झेलनी पड़ रही हैं पाचन तंत्र से संबंधित, क्योंकि एक ही कुर्सी पर बैठे बैठे पाचन तंत्र जैसी समस्याएं इनके साथ हो जा रही हैं। इतना ही नहीं, इन्हें घंटों काम करने की वजह से अंधेरे का डर भी है। तो अगर ये सारी चीज़ें हो भी रही हैं, तो वो अपने साथ समस्याएँ लेकर आ रही हैं। बात ये आती है समस्या है तो सुझाव क्या होंगे? सुझाव ये हैं कि जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि जो जेंडर कार्य है वो गहराई तक
समाज में अपनी जड़ें जमा चुके हैं। ये जब तक नहीं हो सकता जब तक सोसाइटी पूरी एजुकेटेड ना हो जाए, महिलाओं और लड़कियों के पास विकल्प ना बढ़ जाएं। भारत के बड़े बड़े प्रांतों में सेकेंडरी और टर्शियरी शिक्षा में बढ़ावा जब तक ना दिया जाए, नौकरियों में महिलाओं के लिए जब तक पद की दावेदारी ना की जाए, महिलाओं के कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाए, महिला उद्यमियों को सुलभ करवाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए, डिजिटल सहायता दी जाए, उन्हें डिजिटल सेवाओं तक पहुंच की जाए, क्योंकि वर्तमान युग डिजिटल युग है। घरेलू कामकाजी जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं और जो वृद्धजनों का जो देखभाल है, इससे संबंधित कुछ नियम बनाए जाएं और लोग भी अवेयरनेस हों। जब तक हर एक बंदा खुद लोगों के लिए कार्य नहीं करेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता। देखो, अगर आप सरकार से सारी चीज़ें सोच रहे हो, तो ये बात बताओ कि शोषण कर कौन रहा है? एक ह्यूमन ही दूसरे ह्यूमन का शोषण कर रहा है। ऐसे में ना मेरे हिसाब से सरकार से ज़्यादा ना सोसाइटी को खुद अपनी भूमिका को अदा करना चाहिए, तभी वो एक अच्छी सोसाइटी की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट से देखेंगे, तो गवर्नमेंट घर और गली में आके तो हमारी देखभाल करने वाली नहीं है। घर और गली में तो हम खुद ही खुद की देखभाल करने वाले हैं। तो हर एक बंदे के अंदर अगर ह्यूमैनिटी आ जाए, तो मेबी वो दूसरे मनुष्य का शोषण नहीं करेगा। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटी आनी चाहिए, मानवता आनी चाहिए। पढ़ते वक़्त ना हमारे मन में ये भावनाएँ आनी चाहिए कि हाँ भाई, हमें एक ना सोशल वर्क की तरह कार्य करना है। तो हर एक बंदा जब समाज में दूसरे के परोपकार के लिए कार्य करेगा ना, तभी ये सोसाइटी ब्यूटीफुल हो सकती है। बट अगर हर एक बंदा एक दूसरे का शोषण करेगा, तो आज महिलाओं का शोषण हो रहा है, कल पुरुषों का, और ये चैन लगातार चलती रहेगी। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आएगा, तो आप उस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।